शहजाद साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये इससे पहले कि हम करंट चीफ जस्टिस जो आ रहे हैं जिनको नामजद किया गया उसकी बात करें, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को लेके जो एक बहुत बड़ी डेफेमेशन की कैंपेन चली कि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और उन्होंने एक्सटेंशन कबूल कर लेनी है, बल्कि वो मांग रहे हैं एक्सटेंशन। जिन लोगों ने रिपीटेडली ये बात की, आपको नहीं लगता इन रेट्रोस्पेक्ट बहुत बड़ी ज़्यादती की है जिस तरह से वो रिटायर हो रहे हैं अब? जी मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से जैसे भी आमिर इलियास राना साहब ने कहा कि चंद यूट्यूबर्स जो हैं वो तो बहुत ज्यादा ये बात कर रहे थे पिछले 3-4 महीने से कि जो भी कुछ इस मुल्क में हो रहा है, कोई भी फैसला आ रहा है, उसकी वजह यही है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन देने का प्लान है या लेने का प्लान है। अब जहां तक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बात है, वो ऑन रिकॉर्ड कई मरतबा साफी भी बता चुके हैं, आपके लॉ मिनिस्टर भी बता चुके हैं कि उन्होंने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया था। जब ये कहा गया था कि हम एज बढ़ाना चाह रहे हैं या हम टर्म बढ़ाना चाह रहे हैं, उस पर उन्होंने कहा था कोई ऐसा फैसला जो कि पर्सन स्पेसिफिक होगा और सिर्फ मेरी जात तक होगा, मैं उसको नहीं एक्सेप्ट करूंगा। तो ये उनका एक स्टेटमेंट हमारे सामने जर्नलिस्ट के जरिए आया है, लॉ मिनिस्टर के जरिए आया है। लेकिन हुकूमत का प्लान था, ये तो मेरे ख्याल से बड़ा वाज़ेह है, क्योंकि जो पहली डिबेट हो रही थी और इस पर लॉ मिनिस्टर आके बात कर चुके हैं कि 2-3 प्लान हैं हमारे। एक तो वो कहते थे क्योंकि हमें ब्यूरोक्रेट्स की पेंशन का इशू है, इसलिए मुमकिन है कि हम एज बढ़ा दें, और अगर एज बढ़ाई जाती तो जाहिर सी बात है उस वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बेनिफिशियरी होते। या फिर जब ये कहा जा रहा था कि हम टर्म फिक्स कर दें, क्योंकि टर्म जो है वो बहुत ही इसमें वेरिएबल होता है कि कोई चीफ जस्टिस जो है कम अरसे के लिए आता है, कुछ ज्यादा आता है, अगर वो करते तो भी एक्सटेंशन मिलती। जो पहला ड्राफ्ट था जिसमें ये कहा गया था कि जो आईनी अदालत बनेगी वहां पे जजेस की एज जो है वो 68 होगी और वहां पे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस भी लग सकते हैं। तो उन चीजों से तो ये इशारा मिल रहा था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को रखना चाहती है हुकूमत। और इनफैक्ट बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अभी हैदराबाद में जो स्पीच की थी उसमें उन्होंने क्या कहा था, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं चाहिए तो हमने उनको नहीं रखा। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि इस तरह का प्लान हो सकता है। बट ऑब्वियसली जो फाइनल मुसवदा हमारे सामने आया उसमें, क्योंकि हो सकता है क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पहले ही मना कर चुके थे, तो हुकूमत को एक दूसरे प्लान की तरफ जाना पड़ा। उसमें आईनी अदालत भी है, अब आईनी वो बेंच में तब्दील हो गई है। तो मेरे ख्याल से कुछ जो हद तक तनकीद हो रही थी या जो हर चीज को मिलाया जा रहा था कि नहीं ये काजी साहब जो है एक्सटेंशन लेने के लिए कर रहे हैं, वो गलत था। लेकिन ये कहना भी दुरुस्त नहीं होगा कि हुकूमत के प्लान का ये कभी हिस्सा नहीं था। लेकिन शहजाद साहब, इस पे जिस तरह से आपने कहा कि पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात हो रही थी, फिर वो बेंच में कन्वर्ट हो गया। अब इस पर बेशक हम यूएन का मैं देख रहा था, ह्यूमन राइट्स के जो चीफ हैं वॉल्कर टर्क, उन्होंने कहा कि उनको कंसर्न है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच इंटरवीन कर रही है। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट है उनकी तरफ से भी कहा गया कि ये कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन है। तो आपको लगता है कि इसकी जो इमेज बिल्डिंग है वो इस तरह हुई कि हाई कोर्ट का जज ट्रांसफ़र कर देंगे, इसके अलावा एक पैरेलल कोर्ट बन जाएगी, इख्तियार ख़त्म हो जाएगा, इतना सब हुआ है इस तरमीम में या आधे से ज़्यादा प्रोपेगेंडा था? नहीं, इतना तो नहीं हुआ। ऑब्वियसली जो फाइनल तरमीम पास हुई उसमें तो नहीं हुआ, लेकिन जो पहला जो 15 सितंबर 16 सितंबर का जब इजलास बुलाया जा रहा था वो मुसवदा सामने आया था, उसमें इनमें बहुत सारी बातें थी। आर्टिकल 8 के हवाले से भी था कि उसको खत्म करके उसको अमेंड कर दिया जाए। तो उसने तो अभी जैसे फजल रहमान साहब ने कहा कि जो काला सांप था उसका जहर तो हमने खत्म कर दिया है, तो वो मुसवदा बहुत मुख्तलिफ था जो ये आया है। लेकिन मेरी नजर में इसमें भी प्रॉब्लमेटिक चीज है। लेकिन पहले मैं जरा ये जस्टिस याह्या आफरीदी साहब के हवाले से बात करना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो इसके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे और वो नहीं मानते, और ये पर्सन स्पेसिफिक है। बहुत ही अपराइट जज हैं जस्टिस याह्या आफरीदी साहब। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, कभी आपको पॉलिटिकली उनकी कोई लीनिंग नहीं नजर आएगी। एक बैलेंस्ड जज है, वो मसया कॉम्प्लेक्स भी नहीं है उनमें जो हमारे माजी के चीफ जस्टिस में देखा गया है, या सेल्फ राइटियस होते हैं, एक मसाया कॉम्प्लेक्स होता है, वो भी नहीं है उनमें। 62 में भी उन्होंने डिसेंटिंग नोट लिखा ना, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन। जी बिल्कुल, वहां आपको पता है कि 6 जजेस जो है वो एक तरफ थे जिन्होंने लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन खत्म किया, लेकिन वो एक वाहिद जज थे जो कि दूसरी तरफ थे। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक अच्छे कैरेक्टर के एक अच्छे जज हैं और आइन के मुताबिक फैसले देते हैं। तो तहरीक इंसाफ अगर ये हिमाकत कर रही है, मैं तो उसको सियासी हिमाकत कहूंगा कि एक चीफ जस्टिस जो कि आपको पता है कि 3 साल के लिए आप उनके रॉन्ग साइड पे क्यों खड़े होने चाहेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो ये सीनियरिटी प्रिंसिपल है जिसको तब्दील किया गया है, उस पर मेरे तहफ्फुज़ात हैं। और जो हमने बात की याह्या आफरीदी साहब के लिए, मेरी नजर में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी उसी कैरेक्टर के हैं, अपराइट हैं, बहुत अच्छे फैसले दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जो रिफॉर्म्स है वहां पे आप देखें, और उनके हवाले से भी 12 जुलाई से पहले तो आज तक मैंने कभी किसी से नहीं सुना था कि वो प्रो पीटीआई जज है या उनकी लीनिंग है, उनका बायस है, मैंने तो नहीं सुना। इनफैक्ट मैं आपको बता सकता हूं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद भी तमाम
इश्यूज पे, चाहे वो 6 जजेस का खत क्यों ना हो, उस पे काजी फाइज साहब के साथ खड़े हुए थे। वो 12 जुलाई के फैसले के बाद जो हुआ है उसके बाद सब कुछ हुआ है, उस पर कानूनी तौर पे तो हम बात कर सकते हैं, बट वो भी एक अच्छे जज, अपराइट जज थे। सीनियरिटी प्रिंसिपल में मुजम्मिल साहब जो मुझे इशू है, और वो आपको भी पता है कि इस मुल्क में जब भी आर्मी चीफ की भी तैनाती होती है, वो एक पॉलिटिकल इवेंट एक ऐसा बन जाता है कि 6 महीना साल आपकी सियासत उसके इर्द गिर्द घूम रही होती है। और यही वजह थी, और चीफ जस्टिस की तैनाती जब होती थी 90s में, जिसपे सज्जाद अली शाह साहब का बड़ी एक फेमस मिसाल है हमारे सामने, आउट ऑफ टर्न उनको प्रमोट किया गया था जब चीफ जस्टिस बनाया गया था। उस वक्त पार्लियामान की सियासतदानों की यही राय थी कि ये नहीं होना चाहिए कि हम आउट ऑफ टर्न प्रमोशन करें। पहले एक रिवायत बनी, इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस ने 18वीं तरमीम में हाई कोर्ट के लिए नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रिंसिपल बनाया कि सीनियर मोस्ट होगा, ताकि ये बार बार की जो सियासत होती है, जो तनाजा है, ये ना खड़ा हो। लेकिन अब ये बात याया आफरीदी साहब के खिलाफ नहीं है, बात ये है कि 3 सीनियर जजेस होंगे। इस पर तो जो आज बिला वजह आप याया आफरीदी साहब को भी कहेंगे कि देखें हुकूमत ने उनके हक में वोट दे दिया कि वो हुकूमत का बायस उनके हक में नहीं है, ऐसा। लेकिन क्योंकि आपने एक असूल बनाया है और आपने अपना ही पार्लियामेंटेरियंस ने असूल चेंज किया है, मेरे ख्याल से इसके असरात अच्छे नहीं होंगे। आप 3 साल बाद फिर देखेंगे कि सियासत आपकी इसके इर्द गिर्द घूमती रहेगी कि कौन चीफ जस्टिस बनेगा, कौन नहीं बनेगा। मतलब क्लेम जो हुकूमत का है कि पॉलिटिकल मेडलिंग वो कम करेंगे अदलिया में, उसकी बजाय आपके मुताबिक बढ़ रही है। मुझे मैं एक इसमें कमेंट में कर दूं, और किया इन्होंने कि पार्टीज की पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, उसके तनासुब से कमेटी बनाई है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, नैब चेयरमैन हो, जो कमिटीज उनके लिए है उसमें आधे ऑपोजिशन के लोग होते हैं, आधे हुकूमत ट्रेजरी के लोग होते हैं, यानी कि स्प्लिट होता है। लेकिन यहां पे आपको पता है कि जो जमात हुकूमत में होगी उसके पास ज्यादा नंबर होंगे। कल पीएमएलएन को, उनके इत्तेहादियों को 8 नंबर चाहिए तो उनके पास मौजूद थे। ये एटलीस्ट ये तो नहीं करते, फिर कम से कम एक बैलेंस रहता जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर या नैब चेयरमैन के अपॉइंटमेंट में होता है। सही, मतलब इसमें वो बैलेंस जो है वो रिक्वायर्ड जो था वो मेंटेन नहीं किया गया। शौकत पराजा साहब, आपकी तरफ आऊंगा। ये इस तरमीम के हवाले से अब ये जो मर्जी के चीफ जस्टिस का आर्ग्यूमेंट है, आपको लगता है इससे चीज़ें एंटिसिपेशन में ही कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी? क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ, जिस तरह से आपको पता है सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी आवाज़ है, इसके अलावा वो एक बयानिया तश्कील देने की भी ताकत रखते हैं, अगर एक चीफ जस्टिस के हल्फ लेने से पहले ही उन्होंने उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया, या फिर हुकूमत की तरफ से एक जेस्चर चला गया कि हम किसी मखसूस शख्सियत को फेवर कर रहे थे, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इसी प्रेशर में पहले भी अदलिया ने काम किया है पिछले 7-8 साल, आगे भी यही चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। अगर तो ये सिलेक्शन, ये नॉमिनेशन पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हुई है, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हुई है, अगर तो ये सिलेक्शन नॉमिनेशन पार्लियामेंट ने की है और पार्लियामेंट सुप्रीम है आर्टिकल 7 के मुताबिक, तो फिर कोई कंट्रोवर्शियल करे तो इसका मतलब है हम आइन को खुदा हाफिज कह दें। अगर कोई कहे कि ये पार्लियामान का अख्तियार नहीं है मुल्क चलाना, तो फिर हम क्या पार्लियामान को छोड़ दें? देखें ना, ये किसी की विम्स पे, किसी की विल्स पे मुल्क नहीं चला करते। आइन बनाना पार्लियामान का अख्तियार है, आइन में तरमीम करना पार्लियामान का अख्तियार है। यही तो कबाहतें रही माजी में कि सुप्रीम कोर्ट ने फर्द वाहिद को अख्तियार दे दिया कि आप आइन में तरमीम करें, यानी आइन को सस्पेंड करना, आइन को एब्रोगेट करना, वो बिल्कुल ही एक मामूली सा काम समझा गया इस मुल्क में। ये जो प्रिंसिपल था सीनियर मोस्ट वाला, फॉर एग्जांपल आप इस वक्त की कंट्रोवर्सी को छोड़ दें, आप समझें कि एक चीफ जस्टिस आ रहे हैं 39 डेज के लिए, एक चीफ जस्टिस आ रहे हैं कोई 6 महीने के लिए। अगर 3 साल का टेन्योर हो जो कि रखा गया, या 2 साल का टेन्योर रखा जाता, या 4 साल का टेन्योर रखा जाता, तो वो ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी होती। या 39 दिन के बाद फिर एक चीज़ है, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, प्रिंसिपल जिस पे मैं बेस कर रहा हूँ अपना आर्ग्यूमेंट, वो प्रिंसिपल ये नहीं है कि अनसर्टेनिटी है या झगड़ा है या लड़ाई है, ऐसी बात नहीं है। मेरा प्रिंसिपल है कि क्या पार्लियामान को अख्तियार है मुल्क चलाने का, जिसमें जुडिशरी भी शामिल है, जिसमें अभी सही बात कर रहे थे शहजाद साहब के आर्मी चीफ की जब तैनाती होती है, असल तो एम्पावरमेंट पार्लियामान की है। अगर हम ये कह दें कि हाँ पार्लियामान सुप्रीम नहीं है, पार्लियामान मुंतखब नुमाइंदे लोगों के बैठकर वो फैसले नहीं कर सकते,
आज की पार्लियामान पे एतराज हो सकता है, 2018 की पार्लियामान पे एतराज हो सकता है, 2013 की पार्लियामान पे एतराज हो सकता है, लेकिन आइन तो यही है ना। अगर आइन के तहत मुल्क चलाना है तो मेरा ख्याल है कोई अगर कंट्रोवर्सी तनाज़ा पैदा करता है तो वो या तो आइन के खिलाफ जाएं या मुल्क के कानून के खिलाफ जाएं, वो जाते रहें। किसी की विल्स पे मुल्क को, आइन को हॉस्टेज नहीं बनाया जा सकता। पर राजा साहब, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर का कानून जो है वो तो ये कहता है ना कि जिस तरह आप फौज की मिसाल दे रहे हैं वो तो हुकूमत ने करना है, हुकूमत का हिस्सा है, सेपरेट पिलर नहीं है, ये आर्गूमेंट किया जाता है। लेकिन जुडिशरी ने चेक रखनी थी एग्जीक्यूटिव के ऊपर, अगर वही थंब के नीचे आ गई एग्जीक्यूटिव के तो फिर ये सेपरेशन ऑफ पावर जो डेमोक्रेसी का बुनियादी असूल है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अकॉर्डिंग टू यू? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है कि पहले कादी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, वो तो उसी सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल पे बने, या उससे पहले बंदयाल साहब थे, वो सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल पे बने, यहाँ साकिब निसार भी सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल पे बना था, इफ्तिखार चौधरी भी सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल पे बना था। तो क्या वो स्मूथ चलता रहा हमारा अदालती निज़ाम, हमारा सियासी निज़ाम? नंबर एक। नंबर टू, ये बड़ा वैलिड कंसर्न आजकल शो किया जा रहा है, भाई तैनाती हो गई, ये जो आइन में तरमीम हुई ये सिर्फ पार्लियामान की तरफ से तैनाती के हवाले से है। क्या किसी चीफ जस्टिस के जो नीचे पावर्स हैं पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिक्स में, क्या उनको कम किया गया है? क्या कहा? हाँ, 184(3) के हवाले से जो तरमीम है, सारा मुल्क, मैं तो जब से जर्नलिस्ट बना हूं, ये 184(3) को जिस तरह से मिसयूज किया गया, क्या वो मुतनाज़ा नहीं रहा कि जब जी चाहा आपने 183 की पिटीशन ले ली? देखे ना, पार्लियामान के लीडर जो ऐवान के पूरे ऐवान के वजीर आज़म होते हैं, एक 3 सेकंड की सजा दे के आपने निकाल दिया। गिलानी साहब, एक वजीर आजम को आपने कहा कि तनख्वाह जो थी वो बनती थी, आपने नहीं ली, लेकिन आप घर चले जाएं। एक वजीर आजम को आपने फांसी चढ़ा दिया, 40 साल के बाद आप कह रहे हैं ओहो हमसे तो गलती हो गई, हम फेयर ट्रायल नहीं कर सके। कॉलिन पावल ने वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम पे पूरा इराक तबाह कर दिया, मिलियन लोग मार दिए, और फिर उसके बाद कहा ओहो दैट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या पाकिस्तान में वही करना चाह रहे हैं? ये तारीख अगर कंटिन्यूटी में हम देखते हैं, हम कोई एक इवेंट, एक तैनाती, एक डेवलपमेंट को मैं तो नहीं देखता।